जो तुम्हारी इच्छा हो करो। मैं नहीं जानती। अरे मुझे अपनी ही करनी होती तो मैं पागलों की भांति तुम्हें क्यों पूछता फिरता। राधा के व्यवहार ने राघव के अंतर्मन में एक तूफान खड़ा कर दिया था। ओह, मुझे नहीं था मालूम कि ये वर्षों बाद भी मेरी आशाओं पर पानी फेरेगी। ये मेरी सारी कल्पनाओं के महल को ही ढा देगी। किसे मालूम था वह कमरे में इधर से उधर चक्कर पर चक्कर काटने लगा। फिर झुझलाते हुए बोला, सुनो राधा, आज तक मैं तुम्हारी हर बात मानता रहा। मैंने हमेशा ही कोशिश की कि तुम्हें तनिक भी पीड़ा ना पहुँचे। मैंने आज तक सभी अच्छी बुरी बातों को दिल में दबाए रखा, सिर्फ इसलिए कि तुम आज नहीं तो कल अवश्य इस बात को समझोगी। पर तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। वह गुस्से में तेजी से बाहर निकल गया। राधा, अब यह बात हरगिज नहीं होगी, यह तुम निश्चित समझ लो। राधा भी तेवर चढ़ाते बोली, तो तुम्हारी मन मर्जी नहीं चलेगी, यह भी तुम लिख लो। राधा के उल्टे सीधे जवाब सुनकर एक बार तो राघव के तन मन में आग लग गई, किंतु किसी प्रकार अपना गुस्सा शांत कर वह राधा के पास आकर उसे समझाने लगा। अरे पगली, तुम समझती क्यों नहीं कि परिवार की छोटी छोटी बातें भी बाहर बतंगड़ बन जाती हैं। लोग तो इस ताक में रहते हैं कि कब किस परिवार की कमज़ोर नस उनके हाथ में आए और वे उसे तमाशा बना सकें। तुम्हें मालूम है कि आज लोग कुछ भी कहने में नहीं चूकते, तरह तरह की बातें करते फिरते हैं। राधा रोने लगी और सिसकते हुए बोली, क्यों नहीं करते होंगे लोग तरह तरह की बातें। तुमने तो हमेशा ही मुझे लोगों के बीच बदनाम करने की कोशिश की है। लोग सोचते हैं कि मैं ही बुरी हूँ। तुम तो सबके लिए भले बन जाते हो। राधा, तुम फिर मुझे गलत समझ रही हो। गलत नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम मर्दों का काम ही औरत को बदनाम करना होता है। और फिर चिड़चिड़ाते हुए बोली, मैंने पहले ही कह दिया था तुम्हें जो करना हो कर लो, मुझे कुछ नहीं कहना। राधा, कुछ ठंडे दिमाग से तो सोचो। सोच लिया मैंने बहुत। तुम सोचती तो इस तरह बोलती ही नहीं। तुम्हें थोड़ा भी महसूस नहीं होता कि सब कुछ होते हुए भी छोटा भाई अनाथों की तरह और माँ बेसहारों की तरह दिन गुजार रही हैं। राघव बड़े शांत भाव से राधा को समझाता रहा, लेकिन राधा थी जो कुछ भी सुनने को तैयार न थी। बोली, कौन से हम ठाठ कर रहे हैं यहाँ। मैं भी तो घर के सारे काम कर करके मर रही हूँ, इसमें भी कहाँ चैन है तुम्हें। और ऊपर से माँ और भाई को लाने की जिद ठाने हो। राधा, मैं तुम्हारी तरह जिद्दी होता तो क्या कर लेते तुम। बहुत कुछ कर लेता, वह भी कर लेता जो तुमने कभी सोचा तक ना होता। अरे लोग तो पराइयों को भी सहारा देते हैं, फिर वह तो हमारी माँ है माँ, पर एक तुम हो जो। वह कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई। अतीत के एक एक क्षण उसके मन मस्तिष्क में चलचित्र की तरह उभरते चले गए। जैसे तैसे लिखाया पढ़ाया था
माँ ने उसे 8 तक पढ़ाना भी तो माँ की हिम्मत से बाहर की बात थी। फिर भी किसी तरह स्कूल भेजती रही। राघव को आज भी वह दिन याद है जब माँ को फीस की खातिर लोगों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। एक तो मजदूरी करना और ऊपर से लोग तरह तरह के ताने मारते थे। अपनी फूटी किस्मत पर उसने हमेशा चुपचाप आंसू बहाने के सिवाय किसी को कुछ नहीं कहा। अतीत से वर्तमान में पहुंचते ही उसका ध्यान राधा पर केंद्रित हो गया। सभी गुणों से संपन्न होने पर भी राधा उसे कभी कभी नितांत खोखली नजर आने लगी। बेहद प्यार करने वाली राधा उसे यकायक कोसों दूर नजर आने लगी। वह अपने ही अंदर अनेकानेक प्रश्नों के बीच घिर गया। उसे लगा कि उसकी और राधा की सोच में दिन प्रतिदिन दूरी बढ़ती जा रही है। राघव ने गरीबी को अधिक निकटता से देखा था। वह नितांत अभावों में पला था, जबकि ठीक इसके विपरीत राधा ने कभी अभावों का मुंह तक न देखा था। इसीलिए तो राधा की बातें उसे कई बार हीनता की चार दीवारी में धकेल देती थी। अब जब भी उसे माँ और भाई की याद आती, उसका शरीर कांप उठता, अंग प्रत्यंग शीतल हो जाते। वह असीम वेदनाओं के बीच घिर जाता। दूसरे ही दिन वह जल्दी तैयार होकर अपनी नौकरी पर चल दिया, पर वहाँ भी उसका मन अशांत रहा। वह अपनी ही उलझनों के बीच अपने को असहाय महसूस करने लगा। सिर पकड़े वह घंटों गुजार देता था, सिर्फ इसी सोच में कि वह राधा को कैसे समझाए। वह इस बात को भी जानता था कि यदि वह राधा की तरह जिद्दी हो गया तो यह छोटा सा परिवार एक होने के बजाय और छिन्न भिन्न हो जाएगा और उसका जीवन सदैव के लिए नर्क बन जाएगा। उधर माँ की चिंता भी उसे खाई जा रही थी। उठते बैठते, खाते पीते, हर समय उसे गांव में उपेक्षित छोटे भाई का भविष्य अंधकार में नजर आता। वह भाई को साथ लेकर शहर के किसी स्कूल में भर्ती कराना चाहता था, किंतु यह राधा की इच्छा के बिना कहाँ संभव था। वह पैसों पैस में पड़ रहा कि यदि वह जबरदस्ती भाई को ले भी आता है, और जैसा कि यह सब राधा नहीं चाहती है, ऐसी स्थिति में घर में तनाव अलग होगा और मैंने गुस्से में कभी कुछ कर बोल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पता चला कि अच्छा खासा परिवार बर्बाद हो गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी सोच व्यर्थ होती जा रही है। उसकी चिंता चिता में कभी भी बदल सकती है, जिसमें वह घुट घुट कर कभी भी जलकर राख हो सकता है। वह भयभीत हो उठा। वह जीते जी मरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए जी रहा था। दिन भर राघव तनाव से गुजरता रहा। इधर राधा भी कम परेशान ना थी, क्योंकि आज राघव पहली बार उससे इतना बोला था। जब राघव देर रात तक भी घर नहीं लौटा तो राधा की चिंता और बढ़ने लगी। चाहे पति पत्नी का कितना ही झगड़ा क्यों ना हुआ होगा, किंतु राघव ने कभी इतनी देर नहीं की थी। आज तो वह बिना नाश्ता किए, बिना कुछ खाए पिए ही घर से निकल पड़ा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा की बेचैनी शिखर छूने लगी। अंदर बाहर करती वह कितनी ही बार अड़ोस पड़ोस में चली गई थी, और अब जब राघव देर से घर पहुंचा तो आते ही बिस्तर पर लेट गया। राधा के खाना लाने के बाद भी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसने खाना लौटा दिया। राधा की लाख
कोशिशों के बाद भी उसने खाना नहीं खाया। राधा रोने लगी। रोते रोते ना जाने वह क्या क्या नहीं बोल बैठी। राघव पहले तो राधा की बातें चुपचाप सुनता रहा और फिर जब बातें असह्य हो गई तो तिल मिलाकर बोला, सुनो राधा, अच्छा हो कि तुम चुपचाप खाना खाकर सो जाओ। राधा चिल्लाते हुए बोली, मुझे खाना ही होता तो इतनी देर इंतज़ार क्यों करती। एक तो इतनी देर से घर पहुँचे और फिर ऊपर से मुझ पर रोब डालो। अब मुझसे नहीं हो सकेगा इतना कि मैं तुम्हारे घर का काम भी संभालूं और तुम्हारी बातें भी सुनूं। इसीलिए तो कहता हूँ कि अब परिस्थितियाँ ऐसी ही आने वाली हैं जब हम दोनों को एक दूसरे से अलग अलग रहना पड़ सकता है। तब तुम्हारे मेरे कामों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। राघव की बातें सुनकर राधा के पांव तले जमीन खिसकने लगी। एक क्षण भी राघव से अलग होने की बात उसने सपने में भी नहीं सोची थी। आंखों में आंसू लिए राधा भी बिना खाए ही लेट गई, किंतु उसके मनो मस्तिष्क में राघव की बातें ज्वार भाटे की तरह तेजी से उमड़ने घुमड़ने लगी। कहीं सच में ही रात खुली नहीं थी कि राघव अपने सूटकेस में कपड़े ठूसने लगा। जो भी कपड़ा हाथ में आता उसे सूटकेस में रख देता। राधा चौंकी, क्यों, कहीं जाना है? हाँ, आज ही जाना है, लेकिन यूं अचानक? किसी मीटिंग में जाना है, काफ़ी दिन लग सकते हैं। राधा बोली, आप आज नहीं जाएंगे? राघव तपाक से बोला, आज ही जाऊंगा और हर कीमत पर जाऊंगा। 10-20 दिन भी लग सकते हैं आने में। 10-20 दिन सुनकर तो राधा और चौंक उठी। अवाक होकर बोली, लेकिन आज तक तो आप 1-2 दिन से अधिक कहीं रहे ही नहीं। राघव की मधुर वाणी आज कठोरता लिए हुए थी। कर्कश स्वर में बोला, आज तक नहीं रहा, अब रहना पड़ेगा, समय समय की बात है। कहते कहते वह कपड़े पहनने लगा। राधा को बिल्कुल भी विश्वास न था कि राघव यूं सचमुच ही चल देगा, लेकिन देखते ही देखते चंद ही क्षणों में राघव तैयार होकर घर से चल दिया। राधा आक्रोश और पीड़ा से घिर गई। राघव को जाते देखकर वह मुंह कुछ भी तो नहीं कह पाई थी। उसने कितनी जल्दी की थी चाय बनाने में, किंतु राघव ने इस चाय को भी ठुकरा दिया था। राधा के दुख की कोई सीमा न रही। आज तो राघव ने राधा की हर बात को ठुकरा दिया था। राधा को अब एक एक पल काटना दुर्भर हो गया था। सैकड़ों हित और अहित की सोच के बीच वह बहुत बुरी तरह उलझ गई। आज पहली बार उसे इस तरह मन से अपने और राघव के बारे में सोचने के लिए विवश होना पड़ा था। आज उसे आत्म विश्लेषण का अच्छा मौका मिला था। घंटों तक सोचने के बाद उसे लगा कि बात तो कुछ भी नहीं, सिर्फ भाई और माँ को साथ रखने की बात है। और फिर जिनके लिए राघव मुझसे दूर रहने को भी तैयार है, वह है तो अपने ही। हमारा फर्ज बनता है उनकी चिंता करना। जब अपने ही अपने नहीं रहेंगे तो पराए क्या कद्र करेंगे। भाई को लिखाने पढ़ाने की बात भी तो जायज़ है, और फिर माँ का हमारे सिवाय है भी कौन। राधा को एकाएक किसी सफलता के मिल जाने की ऐसी अनुभूति होने लगी। उसे लगा जैसे वह किसी घनघोर जंगल में भटक गई थी और अब उसे रास्ता मिल गया है।
अगले ही दिन राधा ने कुछ सामान खरीदा और गांव की ओर चल दी। कई घंटों के सफ़र के पश्चात गांव के स्टेशन पर उतरकर लगभग 4 किमी पैदल चलकर राधा रात पड़ने से पूर्व ही गांव पहुंच गई। बहू को अचानक गांव में देखकर माँ तो अचंभित हो गई। जैसे ही राधा ने माँ के चरण स्पर्श किए, रुको बहू, रुको, यह आज सूरज किधर से उग आया मेरे लिए। माँ तेजी से अंदर गई और अपने पल्ले पर चावलों की पोटली बांधे पहले तो बहू को बहुत देर तक चूमती रही और फिर चारों दिशाओं में चावलों की वर्षा करने लगी। माँ इतनी खुश थी कि बोलते बोलते खुशी से उसका गला रोंद गया था। आंखों में आंसू की धार रुकते नहीं बनी थी। आज उसे सारी दुनिया की खुशियाँ अपनी झोपड़ी के अंदर समाई दिखती थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उसका ध्यान राघव की ओर गया तो वह चौंक उठी। बहू, तुम और अकेली, मेरा रघु कहाँ है? माँ की घबराहट देखकर राधा तुरंत बोली, वे बाहर अपनी ऑफिस के किसी काम से गए हैं। उन्हें अचानक एक मीटिंग में जाना पड़ा। जाने से पहले मुझे कहकर गए थे कि तुम माँ और भाई को गांव से शहर ले आना, सो मैं आप लोगों को लेने चली आई। राधा की बात सुनकर माँ ने कुछ धीरज बांधा। इधर चंद ही क्षणों में हवा की तरह राधा के आने की बात गांव में फैल गई। सारा गांव एक हो गया। शादी के वर्षों बाद तो आज पहली बार वह गांव आ रही थी। खाना खाने के बाद देर रात तक माँ राधा को तरह तरह की बातें पूछती रही। हर 5 मिनट के बाद वह अपने रघु के बारे में कुछ ना कुछ अवश्य पूछ लेती। कब खाता है, नौकरी कब जाता है, वैसे ही कमज़ोर है, अब ठीक हो गया होगा ना, सब्जी तो खाता ही नहीं, फिर खाने पीने का भी तो ध्यान नहीं रखता, बड़ा लापरवाह है। और राधा भी माँ के हर प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देने की हर संभव कोशिश करती। बातों बातों में जब माँ ने खेतीबाड़ी की बात कहकर साथ चलने से साफ इनकार कर दिया तो राधा अपनी बात पर अड़ गई। नहीं माँ जी, मैं तो हर हालत में आपको साथ लेकर जाऊंगी, आपको चलना ही होगा, नहीं तो मैं भी यहीं गांव में आपके पास रहूंगी। लेकिन मेरे रघु के खाने पीने का क्या होगा? माँ अपने राघव की चिंता में डूब गई। हमेशा से अकेला रहा वो, कोई सुख नहीं देखा। उसने बड़ी मुश्किल से उसने शादी की। कहाँ करना चाहता था वह शादी? नहीं नहीं बहू, उसका तो तुमको ही ध्यान रखना है। तभी तो कहती हूँ कि आप लोग भी साथ चलो। उनकी इच्छा है कि 4 सदस्य तो परिवार के कुल हैं, सभी साथ रहें, पास रहकर एक दूसरे के दुख सुख में काम ना आए तो क्या फ़ायदा। किशोर को भी वही अच्छी स्कूल में भर्ती कर देंगे। ये तो स्कूल में बात करके भी आ गए हैं। और अंत में राधा के इस आत्मीय व्यवहार ने माँ को चलने के लिए बाध्य कर ही दिया। चौथे ही दिन वह माँ और किशोर को लेकर देहरादून चली आई। राघव 5-6 दिन बाद ही घर लौट आया। दूर से माँ को घर पर देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह तेजी से आगे बढ़ा। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ना हुआ, किंतु जब बिल्कुल ही पास आकर उसने माँ को देखा तो वह खुशी से उछल पड़ा और सामान वहीं छोड़ माँ पर लिपट पड़ा। कुछ देर बाद इधर उधर झांकने के बाद जब उसे राधा नहीं दिखाई दी तो वह शंकित हो उठा। माँ, राधा कहाँ है?
बाजार गई है सामान लेने, लेकिन सामान तो सब कुछ, हाँ सामान तो सभी कुछ था घर पर, लेकिन किशोर के लिए कुछ कपड़ों की बात कह रही थी, इसीलिए उसको भी साथ लेकर गई है। मैंने तो मना कर दिया था कि बिना बात खर्चा कर रही है, अभी तो उसके पास कपड़े थे ही। माँ की बात सुनकर राघव की खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी से उसकी आंखें नम हो आई। लेकिन माँ, तुम अचानक चली आई यहाँ, किसके साथ आई? एक चिट्ठी ही डाल देती तो मैं चला आता। कब से सोच रहा था कि तुम्हें अपने साथ रखूं, पर मैं तो तुम्हारा नालायक बेटा हूं ना, बस सोचता ही रह जाता हूं। माँ चक्कर में पड़ गई। क्या तुमने नहीं भेजा था बहू को? मैंने, और फिर सिर झटकते हुए बोला, अरे माँ, आपकी बहू ने तो मुझे चकमा दे दिया। कब पहुंची राधा गांव में? हमें आए तो आज कई दिन हो गए। और जब माँ ने पूरी बात बतलाई तो राघव गदगद हो गया। उसके दिल में राधा के प्रति पहले से भी कई गुना अधिक इसने उमड़ पड़ा। वह इतना भावुक हो उठा कि अपनी आंखों में आते आंसुओं की धारा प्रयास करने पर भी रोक ना सका। उसे लगा जैसे उसे कोई नई जिंदगी मिल गई है, जिसे पाने के लिए वह एक अरसे से तड़प रहा था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को हमेशा अपने साथ रखें, उन्हीं से ही हमारा परिवार है। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।